हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में, इजी वे में, यहाँ तक कि ट्रिक के माध्यम से हम उन सभी टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर हम उन्हीं सभी वीडियो को डिस्कस करते हैं जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम, टीजीटी एग्ज़ाम या पीजीटी एग्ज़ाम में बार बार जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो होता ये है कि उन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन की वजह से हमारे गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके वो क्वेश्चन जो बार बार कन्फ्यूजन की वजह से गलत होते हैं वो गलत ना हों। इसी के क्रम में जैसे कि हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम एनटीए यूजीसी नेट के अंदर जो हमारी पुरानी परीक्षाओं के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें भी हमने स्पेशल जो एक तो मैच करने वाले क्वेश्चन होते हैं और एक क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं के अंदर जिससे में एक क्वेश्चन के अंदर 4 से 5 क्वेश्चनों का आंसर हमको देना रहता है। तो हमने इसी का जो है इससे पहले एक पार्ट 1 किया था जिसके अंदर हमने एंसेंट इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसी के क्रम में आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसके अंदर हम मिडेवल इंडिया की जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और जिससे आपको जो है इसकी एक समझ डेवलप हो, जिससे आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर जहाँ हम इन पूरे क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। इन प्रश्नों के अंदर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, एक तो मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं और दूसरा क्रम में सजाने वाले जो प्रश्न होते हैं। उन दोनों प्रश्न होते हैं, इन्हीं में एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, इससे हमारा समय भी बचेगा और आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा और दूसरा ये आपके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस तरीके से ये ज़्यादा जो हमारा सेशन रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे आपको कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और उनको हम डिटेल में पूरा अच्छे तरीके से व्याख्या करके उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों के ऊपर जहाँ हम इसको देखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की हम बात कर ले दोस्तों, जैसे कि ये एनटीए यूजीसी नेट के अंदर जो है पुराने साल के जो पेपर है उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको जो है हमको किस तरीके से सोल्व करना है इसके बारे में हमने पहले वाले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमको यही चीज़ देखना है कि इन चारों ऑप्शन में हमको सबसे पहले ये चीज़ देखना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर कि हमको सबसे ज़्यादा जो है याद कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा जिस पे हम श्योर हैं उसी से हमको जो है इसको सोल्व करना रहता है। और दूसरी बात ये होती है दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट के अंदर अक्सर है ना आपको ऑप्शन इसी तरीके के मिलेंगे जिसमें जो है आपको एक ही ऑप्शन से आपको जो है सोल्व करने को मिल जाता है। बाई चांस ही कभी 2 या 3 मिलाना रहता है, हर बार आपको एक ही ऑप्शन से आपको जो है पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। बस आपको थोड़े समझदारी के साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ आपको बस ये देखना रहता है कि अपना जो श्योर आंसर है उसके ऊपर आपको मैच करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, एक तरफ आपको साहित्य रचना दे दी गई है, दूसरी तरफ लेखक के नाम दे दिए गए। तो ये पूरे मध्यकालीन जो हमारी दिल्ली सल्तनत है उससे रिलेटेड ये लेखक है और उनकी जो ये रचना है। तो अब हमको मिलाना है इनको, तो किस तरीके से मिलाना पहले हम देख लेते हैं। एक तरफ दे दिया गया आदाबुल हर्ब व अल सजात, दूसरा है हमारा तबकात नासरी, तीसरा है तारीख जहांगुसा और चौथा है तारीख फ़िरोज़शाही। अब इधर तो ये दे दिया है, अब इधर दे दिया है अतका मलिक जुबैनी, जियाउद्दीन बरनी, मिनहाज उस सिराज और फ़क्र मुदब्बिर। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मगर इजी क्वेश्चन तो ये है कि भाई जिसने पढ़ रखा है उसको ये इजी लगेगा, मगर फिर भी अगर हम देखें तो आप सभी को पता है दोस्तों, तबकात नासरी जो किताब है वो मिनहाज उस सिराज की है, ये हर इंसान को पता है। तो ये वाला भी सबको पता है। और तारीख जो फ़िरोज़शाही जो है वो जियाउद्दीन बरनी की है, तो जियाउद्दीन बरनी की भी तारीख फ़िरोज़शाही है। और दूसरी एक और तारीख फ़िरोज़शाही जो अफीफ़ की है, जो फ़िरोज़ तुगलक के काल में लिखी गई है। तो इस तरीके से आपको या तो आप बी से मिला सकते हो, आप डी से मिला सकते हो। तो हम बी से मिलाने की कोशिश करते हैं, बी का 3 हम देखते हैं दोस्तों। तो देखते हैं बी का 3 दोस्तों, वही मैंने जैसे का बोला है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको एक से या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 ऑप्शन आपको मिलाना रहता है, तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलाना है। तो बी का 3 बी में ही मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ए का 4 ऑप्शन है। तो फ़क्र मुदब्बिर की है दोस्तों ये किताब, जिसमें कारनामों का इतिहास कहा जाता है। इसके आदाबुल हर्ब व अल सुजात, इसके बाद जो है फ़क्र मुदब्बिर की, तो ये हो गई हमारी ए का 4।
जिसके बाद बी का 3 हमारा तबकात नासिरी हो गई मीनारुद्दीन सिराज, जिसके अंदर आपको दिल्ली सल्तनत की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि तबकात नासिरी की शुरुआत जो है मोहम्मद गौरी के अभियानों से इसकी शुरुआत होती है, और इसके बाद से लेके जो है इसके बाद की जो हिस्ट्री मिलती है उस जो जियाउद्दीन बरनी की जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के अंदर मिलती है। फिर तारीख़ फ़िरोज़ शाही की जो बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही है वहाँ जहाँ से ख़त्म होती है, फिर वहीं से अफ़ीफ़ की तारीख़ फ़िरोज़ शाही स्टार्ट होती है। इस तरीके से ये तीनों पार्ट के अंदर जो है दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री आपको मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे मिला लिया है बी का 4। अब तारीख़ जहाँ गुस्सा जो है अता मलिक जुबैनी की है। इस तरीके से आपको सी का 1 आपको मिल गया, और डी का जो है 2 आपको मिलाना है। तो जियाउद्दीन बरनी की जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इस तरीके से ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। इस तरीके से आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो ये क्वेश्चन है ये भी एनटीए यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट के हैं, इनको हमने सिलेक्ट करके निकाला है कि जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाए, ताकि सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बचे और मैच वाले क्वेश्चन किस तरीके से आपको सोल्व करना है ये भी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस तरीके से कि दोस्तों एक तरफ आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे जो है शब्दावलियाँ दे दी गई है प्रशासन से रिलेटेड। तो पहला है इक्ता है तामलिक, मजलिस खलवत, सी है हमारा महसूल, चौथा है इक्ता है इस्तिगलाल। तो ये इक्तादारी व्यवस्था से रिलेटेड 2 शब्दावलियाँ दे दी गई है, और 2 जो है शब्दावली जो नॉर्मल है, एक तो मजलिस खलवत और महसूल भी प्रशासन से रिलेटेड है। एक तरफ दे दिया गया राजा के उच्च अधिकारियों को जो है बीच गुप्त बैठक और लघुकालिक फौजदारी, प्रांत की कुल आय और वंशीय एकता। तो इस तरीके से आपको जो है चारों ऑप्शन से मिलाना है। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो है याद कौन सा है, जिस पे आप श्योर हो पूरी तरीके से, उसी से आपको जो है इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, आपको अगर श्योर अगर हो आप, तो या तो आप महसूल वाले से मिला सकते हो या आप मजलिस खलवत से मिला सकते हो। तो मजलिस खलवत जो है दोस्तों आपको सभी को पता है कि राजा और उच्च अधिकारियों को जो बैठने की जो गुप्त जो उसका कक्ष था उसको मजलिस खलवत बोला जाता था। कहने का मतलब है जैसे कि बाहर खास और बाहर आम जो था, हमको मुगल कालीन जो प्रशासन में आपको नाम ये देखने को मिलता है बाहर खास और बाहर आम। तो बाहर खास जो था वो मजलिस खलवत के समतुल्य था। तो हमने यहाँ पे बी का 1 देख लिया। तो बी का 1 यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिखा रहा है, एक तो बी में और एक सी में। तो ये तो हमारा या तो बी होगा हमारा राइट या सी होगा। तो इस तरीके से हमने 2 ऑप्शन यहाँ पे निकाल लिए। अब हमको महसूल से हमको मिलाना है। तो महसूल जो होती है दोस्तों प्रांत की कुल आय होती है। तो सी का 3 आपको देखना है। अब आपको सी का 3 आपको ओनली बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा हो, तो इस हिसाब से आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब इसको किस तरीके से मिलाना है दोस्तों, ए का 4 मिलाना है। तो इक्ता है तमलीक जो है दोस्तों वंशीय इक्ता है। तो ये इक्ता जो दोस्तों वंशीय इक्ता होती है, इसके अंदर जो है आपको पूरी तरीके से आपको जो है एकता मिलता है, और इसी में आपको खर्च चलाना रहता, इनाम भूमि इधरत भूमि, इस तरीके की जो एकता आपको मिलती है जो मतलब वंशानुगणित होती है। जिस तरीके से अगर किसी इंसान को अगर मिल गई तो ये एकता उसको जो है उसके परिवार वालों को, उसकी फैमिली वालों को जो है हस्तांतरित होती रहती है। तो इस तरीके की एकता को एकताए तमलीक कहा जाता है। ये जो है इनाम भूमि के तौर पर या किसी भी तरीके से इसको गिफ्टेड जो होती है वो एकता होती है ये। इसके बाद दोस्तों हमारा ए का तो हमारा हो गया है 4, मजलिस से खलवत हो गया हमारा राजा का जो है महल जो होता है उसका जो गुप्त जो कक्ष होता है वो हो गया। महसूल हमारा प्रांतीय की जो कुल आय होती है उसको हो गया। और इक्ता इस्तिगलाल जो होता है लघुकालिक फौजदारी होता है। तो ये मतलब किसी भी अधिकारी को दिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें जो है क्रोनोलॉजी मिलाना है। दोस्तों आप सभी को पता है कि इससे रिलेटेड हमने जो एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने जो है ट्रिक के माध्यम से जो विजयनगर साम्राज्य के जो विदेशी यात्री आए हैं उनको हमने एक ट्रिक के माध्यम से पूरा देखा था कि एक ही ट्रिक में जो हमारे पूरे जितने भी विदेशी यात्री आए थे उनको हमने ट्रिक में जो है उनको क्रोनोलॉजी को याद कर ली थी। और वही क्वेश्चन जो आपने देखा है कि एनटीए यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे निकितिन, दूसरा है अब्दुल रज्जाक, तीसरा है सीजर फ्रेडरिक और चौथा है डेमिगो पायस। तो दोस्तों आपको जो है क्रोनोलॉजी में सजाना है इसको। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो आता है यहाँ पे निकोलो कॉन्टी आता है। निकोलो कॉन्टी के बाद अब्दुल रज्जाक आता है। तो यहाँ पे निकोलो कॉन्टी तो नहीं दिया गया मगर अब्दुल रज्जाक दिया गया है। तो आपको जो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखना है
अब्दुल रज्जाक कहाँ, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सबसे पहले किस में आ रहा है, एक तो बी में आ रहा है और एक डी में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको या तो बी ऑप्शन होगा या हमारा डी होगा। तो यहाँ तो हमारा ए और सी बिल्कुल कट गया है, आपको बी और डी में से मिलाना है। तो अब्दुल रज्जाक के बाद अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम आपको अगर ट्रिक याद आ रही होगी कि निकलो रज्जाक 3 बार नून प्याज प्याज नून फ्राई करो, इस तरीके की दोस्तों आपकी एक ट्रिक थी। निकलो रज्जाक 3 बार नून प्याज फ्राई करो, तो इस तरीके की दोस्तों आपकी ट्रिक थी। तो आपको निकलो से निकोलो क्वांटी, रज्जाक से आपका अब्दुल रज्जाक और 3 बार से हमारा निकितिन था। तो अब 2 के बाद 1 आएगा, तो 2 के बाद 1 किस में आ रहा है दोस्तों, 2 का बाद 1 आ रहा है आपका डी वाले ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपका जो है पूरे जो है ट्रिक आपकी आप पे काम कर रही है। तो 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद आपको जो डेमिगो पायस आएगा और फ्रेडरिक जो सीजर फ्रेडरिक है दोस्तों, आप सभी को पता है तलीकोटे का जो युद्ध होता है 1565 में, उसके बाद ये आता है। तो कहने का मतलब युद्ध के बाद जो आने वाला, जिसका युद्ध के बाद जो विध्वंस हुआ है विजयनगर साम्राज्य का, उसका उल्लेख किसने किया है, सीजर फ्रेडरिक ने किया है। तो सीजर फ्रेडरिक जो है सबसे अंत में आता है। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर आपको पता है ऑप्शन नंबर डी। और अब्दुल रज्जाक है दोस्तों जो है देवराय द्वितीय के समय आता है, और देवराय प्रथम के समय जो आता है दोस्तों वो होता है निकोलो कॉन्टी। तो इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है। निकितिन जो है बेमनी साम्राज्य के अंदर आता है, ये विजयनगर साम्राज्य के अंदर कब नहीं आता है, ये बेमनी साम्राज्य के अंदर आता है ये। इस तरीके से आपका राइट आंसर डी हो जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको जो है स्थानों के नाम, ये मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी बताया था कि प्राचीन नामों को और जो आधुनिक नामों को मिलाने वाले क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और जो है प्राचीन का एंशिएंट हिस्ट्री के नाम भी पूछे जाते हैं और मिडिवल हिस्ट्री के नाम भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है नामों को मिलाना है। तो एक तरफ दे दिया गया आपका बरन, दूसरा आपका कराचील, तीसरा है तबर हिंद, चौथा आपका पट्टन, और इधर दे दिया अनिलवाड़, भटिंडा, कुल्लू और बुलंदशहर। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। तो दोस्तों आपको बस इसी तरीके से मिलाना है कि बस इन सभी नामों में आपको जो है जिस भी नाम में आप श्योर हो उसको आपको मिलाना है। तो सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो आपको अगर मिलाना चाहो तो आप जो है किसी भी नाम से आप मिला सकते हो। तो या तो बरन से मिला सकते हो, तो बरन जो है बुलंदशहर का पुराना नाम है। तो ए का 4 आपको देखना है कि ए का 4 किसके अंदर दे रखा है। तो दोस्तों एंटी यूजीसी नेट की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये कभी भी आपको फंसाता नहीं है। मतलब बाई चांस ही कभी ऐसा होता होगा कि आपको एक या मतलब 2 या 3 ऑप्शन से मिलाना रहता होगा, बाकी हर बार आपको एक ही ऑप्शन से जो है पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मतलब 4 ऑप्शन में मात्र अगर आपको एक भी ऑप्शन अगर आपको याद है तो आपका ये जो इतना जैसा पहाड़ जैसा दिखने वाला क्वेश्चन चुटकियों में आपका सोल्व हो जाएगा। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो है राइट आंसर आपको पता चल गया है, बी का जो है ये इसका राइट आंसर है। तो ए का 4 हो गया आपका और बी का 3 होगा। तो कराचील जो है कुल्लू वाला जो इलाका है, कराचील अभियान जो कुल्लू हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, आपने भी देखा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कराचील का अभियान किया था, वो यही वाला कराचील था। अब तबर हिंद जो है दोस्तों ये भटिंडा भटिंडा का है, और पट्टन जो है अनिलवाड़ जो गुजरात वाला जो इलाका है जिसे हम पाटन भी कहते हैं, तो वही पाटन अनिलवाड़ का इलाका है। और तबर हिंद जो है दोस्तों भटिंडा ये वही है जिसमें मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध करने का कारण ये तबर हिंदी बना था। क्योंकि तबर हिंदी के ऊपर जब आक्रमण किया था तो यहीं से जब इसके ऊपर कब्जा हो गया था, तो यहीं से कब्जा करने के बाद ही दोनों के बीच में युद्ध का जो है कारण बन गया था। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे बी बन जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन दिया गया है, यही वही स्थान है एक तरफ और दूसरी तरफ संस्थापक है, किसको किसने जो है इसको स्थापित किया, इस तरीके से आपको मिलाना है। तो यहाँ पे एक तरफ दे दिया गया है शाह बीकानेर, शहर बीकानेर का नाम दे दिया गया है, जिसको किसने स्थापित किया है इसको हमको मिलाना है। दूसरा दे दिया कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ के अंदर, शहर अहमदाबाद और शहर होशंगाबाद। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि शाह बीकानेर को अगर आपको अगर मिलाओगे, अगर वैसे भी अगर आपका अगर क्वेश्चन पूछते तो आपको थोड़ी दिक्कत आती है, मगर इस क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल की भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से आप नाम के साथ ही आप मिला लोगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अगर इसको मिलाना चाहोगे तो ए का 2, क्योंकि राव बीकानेर की जो स्थापना की थी, तो ए का 2 आपको देखना, तो ए का 2 सी और डी में मिल रहा है, तो छोड़ो इससे नहीं मिलाना है हमको। अब आपको सभी को पता है कि कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है उसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, क्योंकि ये चित्तौड़ के ही शासक थे, मेवाड़ के शासक। तो इस तरीके से आपका बी का 1 देखना है। तो बी का 1 भी आपको ये 2 में दिख रहा है, तो ये भी हम छोड़ते हैं।
छोड़ो ये भी। अब शहर अहमदाबाद, तो अहमद शाह प्रथम जो थे, अहमद शाह प्रथम ने ही अहमदाबाद की स्थापना की थी, तो सी का 4 देखना है आपको। तो सी का 4 भी आपको 2-3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये भी आप छोड़ो इसको भी। अब शहर होशंगाबाद जो है अल्प खां ने जो है होशंगाबाद, जिसका नाम जो होशांग शाह था, होशांग शाह के नाम से जो ये शासक बना था दोस्तों। ये जो दिल्ली सल्तनत के समय की बात है, तो होशंग शाह ने जो है होशंगाबाद की जो है स्थापना की थी। तो डी का जो है 3 देखना है आपको, तो डी का 3 आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से आपका जो है सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर बनेगा। तो दो का ए का 2, कीर्ति स्तंभ आपका बी का 1 हो गया, और जो है सी का 4 हो जाएगा, और डी का आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन, ये वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मगर ये यहाँ पे आ गया है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है पेशवाओं की जो है कालक्रम में सजाना है। तो पेशवाओं का जो है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको याद होगा कि बालाजी बाजीराव, या बाजीराव द्वितीय, माधव राव, या माधव राव नारायण राव, इस तरीके से आपको अगर याद होगा, तो आपका बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी को बस इसमें ये देखना है दोस्तों, या तो आपको पहला वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आया है, या इसमें सबसे बाद वाला आपको पता करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सबसे बाद वाला आप सभी को पता है दोस्तों कि बाजीराव द्वितीय जो सबसे अंत में आए थे, क्योंकि बाजीराव द्वितीय के समय ही जो है पेशवाओं का जो है समाप्त कर दिया था अंग्रेज़ों ने, पेशवा पद को समाप्त कर दिया था, और इसके बाद जो है यहाँ से इन लोगों को जो बिठूर पहुंचा दिया था। तो बाजीराव द्वितीय जो है सबसे अंत में जो 1818 के बाद जो पेशवाई को ख़त्म किया था, उसी समय जो है बाजीराव द्वितीय थे। तो बाजीराव द्वितीय जो 2 नंबर जो है हमारे सबसे आखिरी में आएंगे। तो अगर आप देखोगे तो इन चारों ऑप्शन के अंदर बी वाले ऑप्शन के अंदर 2 वाला ऑप्शन जो है सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको जो है समझ में आ गया होगा, 1 3 4 2। तो पहले नंबर पर हमारा एक जो है बालाजी बाजीराव आएंगे, फिर उसके बाद माधव राव प्रथम आएंगे, फिर उसके बाद माधव राव नारायण राव आएंगे, फिर उसके बाद बाजीराव द्वितीय आएंगे। तो इस तरीके से आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब आपको जो है मिलान करना है। मिलान करने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, इस यहाँ तक कि क्रोनोलॉजी वाले से भी इजी जो है मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं। और आप सभी को पता है NTUG नेट का जो है बिल्कुल फेवरेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप के बिल्कुल फ्री के नंबर आपको दिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछ के। तो एक तरफ जो है संत कवि दे दिए गए हैं, और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दे दी गई। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप सब अगर आपने थोड़ा भी अगर पढ़ा होगा, तो ये आपको बिल्कुल चुटकियों में ये आंसर आपके मिल जाएंगे। तो एक तरफ है आपके कबीर, सूरदास, एकनाथ और तुलसीदास, और दूसरी तरफ है विनय पत्रिका, बीजक, भ्रमर गीत और भावार्थ रामायण। तो आपको बिल्कुल पता है दोस्तों, कबीरदास की जो रचना है उसको बीजक, मतलब उनकी जो जितनी भी रचना है उनका सारे का संकलन है बीजक के अंदर आपको मिलता है। तो ए का 2 आपको देखना है, तो बी में भी मिल रहा है आपका और सी में भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका बी और सी में आपका आंसर मिलेगा। ए और डी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आपको सूरदास की रचना देखना है दोस्तों। तुलसीदास की देख लेते हैं दोस्तों। तो तुलसीदास की जो रचना है डी का 1, विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। तो आप सभी को पता है डी का 1 आपको यहाँ पे मिलाना है। तो डी का 1 आपका जो है बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ए का तो हमारा बीजक हो जाएगा, और दोस्तों सूरदास की जो भ्रमर गीत हो जाएगा, एक नाथ की जो है यहाँ पे भावार्थ रामायण हो जाएगी, जो इन्होंने जो है हमारा जो है भावार्थ रामायण के नाम से जो है इन्होंने इस यहाँ पे जो है अनुवाद किया है। इसके बाद दोस्तों तुलसीदास की जो विनय पत्रिका है। इस तरीके से आपकी जो है सारी रचनाएं और सारे कवियों को हमने मिला दिया है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। इसी तरीके से आपको जो है जितने भी क्वेश्चन आपसे मैच वाले क्वेश्चन आपसे अगर NTUG नेट पूछता है, तो उसमें आपको इसी तरीके से मिलाना है। बस आपको एक ऑप्शन आपको देखना है जिसमें आप श्योर हो, उसी से आपको मिलाना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी मैच करने वाला क्वेश्चन आया है। यहाँ पे एक तरफ सल्तनत कालीन प्रादेशिक राज्य दे दिए, अगर दूसरी तरफ शासक दे दिए, मतलब शासकों को राज्य के साथ मिलाना है। तो इधर दे दिया गया है गुजरात, बहमानी सल्तनत, कश्मीर सल्तनत और मालवा सल्तनत। इधर दे दिया महमूद खिलजी, महमूद बेगड़ा, सुल्तान सिकंदर और अहमद शाह प्रथम। तो दोस्तों अभी हमने देखा है जैसे कि अहमद शाह प्रथम का अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अहमदाबाद की जो स्थापना की अहमद शाह प्रथम ने की थी। इस तरीके से अगर अभी देखा है उस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसके अलावा बेमनी सुल्तान का भी आपको पता है। इसके बाद
अहमद शाह प्रथम दोस्तों ये जो है बेमनी सुल्तान के मिलेंगे, मगर यहाँ पे जो गुजरात से संबंधित जो है वो महमूद बेगड़ा है। इसके बाद कश्मीर का अगर आपको पता है तो सुल्तान सिकंदर जो है कश्मीर के शासक है, और मालवा के सल्तनत को जो महमूद खिलजी, जिसने मालवा के अंदर खिलजी वंश की स्थापना की थी। इस तरीके से दोस्तों आपको सभी को पता है। तो अब किस तरीके से आपको मिलाना है, अगर आप चाहो तो किसी भी ऑप्शन से आप मिला सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमको मिलाना है बेमनी जो है कश्मीर की जो सल्तनत थी, सी का 3 देखना है। तो सी का 3 आपको 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये तो आप छोड़ो। गुजरात सल्तनत से हमको मिलाना चाहिए। यहाँ पे गुजरात सल्तनत को जो है आपको ए का 2 आपको मिलाना है। तो ए का 2 आपको कहाँ मिल रहा है, आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है और डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये हो गया बेमानी सुल्तनत जो है आपका, बेमानी सुल्तान जो है आपका यहाँ पे अहमद शाह प्रथम है। तो बी का आपको 4 देखना है। तो बी का 4 आपको डी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिख मिल गया आपको। ए का 2, ए का 2 हो गया आपका, और बेमानी सुल्तनत जो है आपका अहमद शाह प्रथम के साथ मिलेगा, और कश्मीर का जो सुल्तान है वो सुल्तान सिकंदर है, और इसी का जो पुत्र होता है सुल्तान सिकंदर के बाद ही जो आपको वो जो है जैनुल आब्दीन, इन्हीं के पुत्र होते हैं। और जैनुल आब्दीन जो कश्मीर का अकबर और कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी बोला जाता है। इसके बाद मालवा का जो है महमूद खिलजी है। तो महमूद खिलजी के बारे में आता है कि भाई इसने कई सारे जो है यहाँ पे लोक कल्याणकारी कार्य किए और विद्यालय की स्थापना की। इस तरीके की चीज़ें जो महमूद खिलजी से संबंधित आती है। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है अकबर से रिलेटेड यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है हर बार, और इस बार भी इस क्वेश्चन में देखने को मिलती है। कई बार तो जो है यहाँ से इनके अभियानों के बारे में पूछा जाता है, कई बार इनके जो है समाज सुधार के कार्य के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अकबर के जो समाज सुधार और अभियान जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बस अगर कुछ भी याद नहीं करना है तो उनके अभियानों को क्रोनोलॉजी, अभियानों की जो डेट है वही याद रखना है, या उनने जो समाज सुधार के कार्य किए, जन कल्याण के जो कार्य किए, उनकी डेट आपको याद रखना है। तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो दे दिया गया है, यहाँ पे अकबर की गुजरात विजय, हल्दी घाटी, दाग प्रथा की शुरुआत और इलाही युग की शुरुआत। तो इस तरीके से जो सभी को आपको जो है क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों अकबर की जो गुजरात विजय हुई है वो 1572 में हुई है। 1572 में हुई है गुजरात विजय। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 के अंदर। दाग प्रथा की शुरुआत हुई है 1577-78 के अंदर, और इलाही युग की शुरुआत हुई है 1500, इलाही युग मतलब इलाही संवत की शुरुआत पूछी गई है। यहाँ पे इलाही युग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे 1583-84 के अंदर। तो इस तरीके से दोस्तों सारे जो क्रोनोलॉजी में ही यहाँ पे दिए गए। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आप इस तरीके से अगर आप 1 2 3 4 भी अगर लगाते तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल जो है आपका बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अकबर की जो गुजरात विजय हुई है तो 1577, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576, दाग प्रथा की शुरुआत हुई है 1577, और इलाही युग की शुरुआत हुई है दोस्तों 1583-84 के अंदर इलाही संवत की शुरुआत हुई है। और दोस्तों अगर यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अकबर ने जो है कई सारे स्थापत्य कला, कई सारे महल और कई सारी जो है जगहों पे निर्माण कार्य किए। अगर आपको जो क्वेश्चन बताना है कि अकबर ने जो गुजरात विजय के बाद जो है क्या क्या जो है निर्माण कार्य किए और एक जगह का जो है नाम परिवर्तन भी किया, तो वो भी आपको बताना है। तो अकबर ने जो गुजरात विजय की याद में किस चीज़ का निर्माण करवाया था ये आपको बताना है दोस्तों। कमेंट्स करके आपको बताना है और कमेंट ज़रूर करना है सभी को, अकबर ने जो है गुजरात विजय के बाद में किसका निर्माण करवाया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें आपको जो है सही बताना है, मतलब आपको जो है चारों के अंदर जो है सही चीज़ को देखना है। तो पानीपत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, अकबर बनाम इब्राहिम लोदी। दूसरा आपको दिया गया है यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर बनाम राणा उदय सिंह। धर्मट का युद्ध जो है औरंगजेब बनाम दारा, और सामूगढ़ का युद्ध जो है औरंगजेब बनाम सूजा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है राइट आंसर पता करना है। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी को पता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ है अकबर और हेमू के बीच में हुआ है। इस तरीके से आपको ये वाला राइट आंसर आपका गलत है, आपको जो है सही पता करना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है जो अकबर बनाम जो है महाराणा प्रताप के बीच में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। धर्मट का युद्ध जो है औरंगजेब बनाम दारा, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों।
और सामूगढ़ का युद्ध जो है औरंगजेब बना सूजत, ये वाला जो आपका गलत हो जाएगा। तो धर्मठ का युद्ध जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है इसमें। और इसी युद्ध में जो है जसवंत सिंह जो है दारा की तरफ से जो है इन दोनों का युद्ध हुआ था उज्जैन के पास। ये जो धर्मठ वाली जो जगह है उज्जैन के पास एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो वहीं पे जो औरंगजेब और जो है जसवंत सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। और जसवंत सिंह जो थे दारा सिखों की तरफ से जो युद्ध लड़े थे, और इसी युद्ध में जो है औरंगजेब जसवंत सिंह ने जो धोखा देके मुगल की जो है गोला बारूद और सेना के हथियार वगैरह लूट के और अपने महल जो है राजस्थान में चले गए थे, मारवाड़ में, मेवाड़ में। इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर जो हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही माना जाएगा। ये जो है 1658 के अंदर जो है ये युद्ध लड़ा गया था, धर्मठ वाला युद्ध। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो प्रशासन से रिलेटेड शब्दावली दे दी गई है, और दूसरी तरफ आपको इनका जो रियल जो इनके कार्य थे किस तरीके से जो इनको किसको क्या कहा गया है आपको मिलाना है। तो पहला है आपका खास है शरीफा, इधर दे दिया गया है बी ऑप्शन पे सेबंदी। तीसरा है आपका तलब, और चौथा है आपका जकात। इधर दे दिया गया है आपका विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक, बादशाह का अपना प्रतिष्ठान, मार्ग शुल्क और मनसबदारी की वेतन की मांग। तो ये तो आपको दे दिया गया, मगर आपको जो आप मिलाना किस तरीके से दोस्तों, इसमें वही ट्रिक आपको अपनाना है कि आपको इन चारों में से याद क्या है जिसमें आप श्योर किस में हो, उसी से आपको मिलाना है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, या तो आप जक़ात से आप मिला सकते हो, या आप खास है शरीफा से आप मिला सकते हो। तो हम यहाँ पे मिलाने की कोशिश करेंगे खास है शरीफा से। तो खास है शरीफा जो होता है दोस्तों, ये बादशाह का अपना प्रतिष्ठान होता है। कहने का मतलब ये इनका कारोबार और इनका जो बिजनेस होता है उसको खास शरीफा कहा जाता है। तो खास शरीफा जो है एक आध दो, तो एक आध दो यहाँ पे ए ऑप्शन में भी दे रखा है और डी ऑप्शन में भी दे रखा है। तो इस तरीके से आप तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा या आपका डी ऑप्शन राइट होगा। तो यह तो हमने मिला लिया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब जक़ात से मिलाना। तो जक़ात जो है हमारा डी का 3, तो जक़ात जो है मार्ग शुल्क के रूप में जक़ातों को वसूल किया जाता है। तो अब डी का 3 आपको देखना है, और डी का 3 आपका ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है और डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन राइट होगा। तो खास शरीफा आपका बादशाह का अपना प्रतिष्ठान, जक़ात हो गया आपका मार्ग शुल्क, तलब हो गया आपका जो है मनसबदार की वेतन, और सेबंदी जो हो गया विशेष अवसर पर जो नियुक्त सैनिक। तो इस तरीके से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। और इस तरीके से आपका जो है बिल्कुल क्लियर है ये वाला ऑप्शन आपका। हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजी में आपको सजाना है। ये उत्तर मुगल कालीन शासक है दोस्तों। अगर उत्तर मुगल कालीन अगर आपको पढ़ना है तो आप अगर चाहे कुछ पढ़े या ना पढ़े, मगर इनकी जो क्रोनोलॉजी आपको पढ़ना है, क्योंकि हर बार जो है क्वेश्चन अगर आपसे अगर इससे अगर पूछा जाएगा तो क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आने का सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। बाई चांस ही आपसे जो है यहाँ पे थोड़ा अंदर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार जो है क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर मुगल कालीन शासकों से। तो आपको उत्तर मुगल कालीन शासकों की क्रोनोलॉजी आपको हर हाल में याद रखना है। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला दे दिया गया आलमगीर द्वितीय, दूसरा अहमद शाह, तीसरा है जहांदार शाह, और चौथा है मोहम्मद शाह रंगीला। इसको मोहम्मद शाह बोला गया है, तो इसी को जो है मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है। तो इसको जो है क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो आप सभी को पता करना है दोस्तों कि इसमें जो है सबसे पहले कौन आएगा। तो या तो फिर आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन आएगा, या इसमें ये देखना है कि आपको जो है सबसे बाद में कौन आएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, या तो आपको देखना है सबसे पहले या सबसे बाद में। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे ईजी वे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बाद में कौन आता है, ये हमको पता करना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे बाद में जो आलमगीर द्वितीय आता है दोस्तों, जिसके समय जो है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो है आलमगीर द्वितीय। तो आपको जो है सबसे अंत में आपको एक नंबर देखना है। तो ये आप चारों ऑप्शन में अगर देखोगे तो सबसे अंत में आपको सी वाले ऑप्शन में सबसे अंत में एक नंबर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको जो आपका राइट आंसर मिल गया यहाँ पे सी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन को हमको क्रोनोलॉजी में किस तरीके से जमाना है, तो 3 वाला जो है सबसे पहले आएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जहांदार शाह सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आएगा, फिर उसके बाद अहमद शाह आएगा, फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय आएगा। तो ये तो आपका जो क्रोनोलॉजी हो गया है दोस्तों। मगर आपको कमेंट्स के अंदर बताना है दोस्तों, जो अहमद शाह अब्दाली था उसका जो पहला आक्रमण किसके समय हुआ था, ये आपको जो है कमेंट्स करके बताना है। इन्हीं में से सबसे पहले जो अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था वो बताना है, और तैमूर ने किसके समय आक्रमण किया था ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। तो इसी चारों में से आपको बताना है कि ये तो अहमद शाह अब्दाली वाला छोड़िए, मगर आपको ये बताना है दोस्तों इन चारों में से कि तैमूर ने जो आक्रमण किया था वो किसके समय किया था। तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था वो किस मुगल शासक के समय किया था।
तैमूर का नहीं दोस्तों, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, नादिर शाह का आक्रमण आपको बताना है। तो नादिर शाह का आक्रमण किसके समय हुआ, इन चारों में से आपको बताना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिल्ली सल्तनत के शासक दिए गए और उनके जो कार्य या घटना जो हुई है उनके समय की, उनको आपको मैच करना है। तो किस तरीके से आपको मैच करना है ये आपको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस किस शासक का नाम दे दिया गया है यहाँ पे। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। इधर दे दिया गया है बंगाल विजय, सार्वजनिक निर्माण का स्थापना, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, सीधी मौला का वध और मालवा एवं गुजरात विजय। तो दोस्तों आपको जो है इसी तरीके से आपको जो है अब इसको मैच करना है। तो आपको इसमें देखना है दोस्तों कि आपको जो है इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो आप श्योर किस पे हो। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको जो है सबसे ज़्यादा श्योर जो है सार्वजनिक निर्माण का जो विभाग की जो स्थापना की है वो फिरोज तुगलक ने की है। तो इस तरीके से आपका जो है डी का 2 देखना है। तो डी का 2 जो चारों ऑप्शन में दे रखा था ये तो आपको मरवा देगा, तो ये आपको छोड़ना चाहिए, तो ये तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि बंगाल को जो विजय किसने किया था। तो आप सभी को पता है दोस्तों बंगाल को विजय जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय करके आ रहा था तो उसी ने जो है निज़ामुद्दीन औलिया को कहलाया था कि जो है मेरे पैसे का इंतजाम कर लेना। और निज़ामुद्दीन औलिया ने बोला था कि बेटा अभी तो जो है आप बंगाल विजय करके आ रहे हो, हमारी दिल्ली बहुत दूर है। तो जो है इन्होंने ये बंगाल विजय अभियान के बाद ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है गयासुद्दीन तुगलक की। अफगानपुर जो है उसके अंदर जो मोहम्मद बिन तुगलक उनका स्वागत करता है और वहीं पे जो है गयासुद्दीन तुगलक की उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से सी का 1 आपको देखना है। तो सी का 1 यहाँ पे बी के अंदर भी दे रखा है और सी के अंदर भी दे रखा है। तो ये भी आपका जो है क्लियर हो गया, या तो आपका बी होगा या सी होगा। तो यहाँ पे हमने मिला लिया है। अब जलालुद्दीन खिलजी के समय जो है सीधी मौला का विद्रोह होता है और सीधी मौला का वध कर दिया जाता है। वैसे जलालुद्दीन खिलजी जो किसी का भी जो है वध वगैरह नहीं करता है और बहुत ही ज़्यादा सहिष्णुता की नीति और उदार हृदय के साथ जो शासन करता है। मगर एक अपवाद स्वरूप ये घटना देखने को मिलती है कि सीधी मौला का वध जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय हो जाती है। तो आपको जो ए का सी आपको मिलाना है। तो ए का सी अगर आप मिलाओगे दोस्तों तो आपका राइट आंसर जो है आपका सी बन जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ए का आपका सी हो गया। और अलाउद्दीन खिलजी का जो है मालवा और गुजरात विजय, तो आपको हमने मालवा विजय और गुजरात विजय पढ़ाई थी कि मालवा विजय तो जो है नुसरत खां और उलुग खां द्वारा किया जाता है, इसका गुजरात विजय और मालवा विजय जो एना उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है गुजरात विजय करता है, यहीं से जो है उसको कमला देवी का जो है इनसे विवाह हो जाता है, जिस जो यहाँ पे कर्ण सिंह वाघेला जो है यहाँ पे शासक होते हैं बघेल वंश के, और ये यहीं से जो है उदय देवगिरी चले जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बी का 4 है और ए का 3 है। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक का हमने बंगाल विजय कर ही दिया है और जो है फिरोज तुगलक का जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो है स्थापना इन्होंने की थी। तो बी का ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो आपका बी आंसर, बी जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो है सैयद वंश के जो संस्थापक खिजर खान के 3 उत्तराधिकारियों का यहाँ पे क्रोनोलॉजी में बताना है। तो आपको जो सभी को पता है 1414 के अंदर जो है सैयद वंश की स्थापना कौन करता है, खिजर खां करता है। और तुगलक वंश का जो आखिरी शासक होता है नासिरुद्दीन महमूद, उसको हटा के जो है उनके बाद जो है खिजर खां जो है अपने सैयद वंश की स्थापना करता है। तो अब खिजर खां तो जो है सैयद वंश की स्थापना कर देता है, मगर उसके बाद जो 3 जो उसके उत्तराधिकारी हुए हैं उनको हमको क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी किस तरीके से आपको सजाना है। या तो आपको पहले वाला ऑप्शन पता होना चाहिए कि आपको खिजर खां के बाद कौन आएगा, या फिर आपको आखिरी वाला होना चाहिए पता कि खिजर खां जो सैयद वंश का आखिरी सुल्तान कौन था। तो यहाँ आप किसी भी तरीके से आप मिला सकते हो, क्योंकि खिजर खां के बाद जो मुबारक शाह आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दोनों में दे रखा है, तो या तो आपका ए ऑप्शन होगा या आपका बी ऑप्शन होगा। तो ये सी और डी तो आपके गलत है, यहाँ से क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अलाउद्दीन आलम शाह जो थे ये आखिरी सुल्तान थे सैयद वंश के, क्योंकि इन्हीं के समय जो है दिल्ली सल्तनत आलम से पालम तक का जो स्टेटमेंट है इन्हीं के समय का देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी सल्तनत जो है काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गई थी। और इन्हीं के समय जो है बेहलोल लोदी ने आक्रमण करके जो जब इन्होंने बेहलोल लोदी की सत्ता को सौंप दिया था अलाउद्दीन आलम शाह ने। तो ये 2 ऑप्शन आपको जो सबसे आखिरी में किस में दिखाई दे रहा है, बी वाले में दिखाई दे रहा है। तो आपका जो है 1 2 1 3 2 इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुबारक शाह, मोहम्मद शाह
और अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो सैयद वंश के आखिरी सुल्तान थे। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो गया है दोस्तों यहाँ पे बी। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सूफ़ी शब्दावली दे दी गई है और इनका अर्थ को आपको मिलाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूफ़ी शब्दावलियों से रिलेटेड हमने एक वीडियो आपको जो है डाल रखा है हमारा पार्ट 1 में, जो है सूफ़ी शब्दावली से रिलेटेड और सिद्धांत वगैरह और उनके जो साहित्य लिटरेचर है, सारी चीज़ें हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर पता नहीं हो तो आप देख सकते हो, आपके उसी पार्ट से जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी जो वीडियो डाले जाते हैं वो NT-UGC नेट को जो है टारगेट करके ही डाले जाते हैं और हर वीडियो की एक अपनी इंपॉर्टेंसी है दोस्तों, आप देख सकते हो, क्योंकि जितने भी वीडियो डालें हर वीडियो से जो है कहीं ना कहीं का क्वेश्चन जो आपको टच में होने का मिलता है। जैसे कि आपने अभी क्रोनोलॉजी देखा था, विजयनगर साम्राज्य की जो क्रोनोलॉजी थी वो यहाँ पे देखने को मिली है, जो हमने वीडियो के अंदर बताई है। इसके अलावा सूफ़ी शब्दावलियों की हमने जो है एक वीडियो डाला है, उसके अंदर ये सारी सूफ़ी शब्दावली आपको मिल जाएंगी। इस तरीके का आपको हर क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया गया है। तो आपको जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस आपको वीडियो के द्वारा आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मिलाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहले जो है सूफ़ी शब्दावली और दूसरा अर्थ। तो फुतू है, समा है, बरकत है और मलफूज है। इधर दे दी गया सूफ़ी संगीत और समागम, सूफ़ी संतों का वार्तालाप, ऐच्छिक दान और सूफियों द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा। तो इस तरीके से आपको जो है मिलाना है। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आपको जो है इनको मिलाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि समा जो है सूफ़ी संगीत को समा कहा गया है। तो बी का 1 आपको देखना है दोस्तों। बी का 1 आपको बस एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर आपको पता चल गया है कि बी का ऑप्शन आपको B1 में दिख रहा है। तो ए का 3 आपको मिलाना है। तो फुतू जो है वो ऐच्छिक दान है दोस्तों, जो भी आप इच्छा से जो दान दे देते हो उसे फुतू बोला जाता है। मतलब किल मिला के किसी भी तरीके से प्रेशर करके या छीना झपट के आपको जोर ज़बरदस्ती के साथ अगर कोई दान नहीं दिया गया तो उसको तो नहीं, अगर आप खुशी खुशी अगर किसी चीज़ को अगर दान दे रहे हो तो उसको फुतू बोला जाएगा। और बी का हमारा सूफ़ी संगीत जो समा करते हैं और समा के द्वारा जो आध्यात्मिक अपने ईश्वर से जो है जुड़ते हैं उसको समा कहा गया है। बरकत जो है दोस्तों, बरकत जो है सूफ़ी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा, तो इसको बरकत कहा जाता है। और मलफूज जो है सूफ़ी संतों की वार्तालाप को मलफूज कहा गया है। तो मलफूजात और मकतूबात, इस तरह की जो दो साहित्य आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो मलफूजात वो होते हैं जो सूफ़ी संतों की जो वार्तालाप, जो कथन होते हैं, जो अपने शिष्यों के साथ करते हैं, उसको मलफूजात कहा जाता है। और मकतूबात के अंदर दोस्तों जो पत्रों का संकलन होता है, जो अपने शिष्यों या अपने अनुयायियों के साथ, जो सूफ़ी संत अपने अनुयायियों के साथ जो पत्रों के माध्यम से वार्तालाप करते हैं, उसको मकतूबात कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, मलफूजात और मकतूबात। तो सूफ़ी संतों का जो वार्तालाप है उसको मलफूजात कहा जाता है, और जो पत्रों के माध्यम से जब वार्तालाप किया जाएगा तो उसको मकतूबात कहा जाएगा, मकतूबात। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली है। इसका जो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है विदेशी यात्री है और जो है इनसे संबंधित जो कथन है उनको हमको मैच करना है। तो ये मुग़ल काल के अंदर आए थे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। और इसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको जो जितने भी विदेशी यात्री आए हैं मुग़ल काल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि बर्नियर, ट्रेवर्नियर, तो ये रॉयल फिंच वगैरह, इन सब के ऊपर हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा मिलाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंको बर्नियर, टेवर्नियर, पेलसार्ट और राल्फ फिंच, इस तरीके से आपको जो इधर दे दिएगा। एक डच यात्री जहांगीर के शासनकाल में आया था। दूसरा दे दिया गया एक फ्रांसीसी यात्री जो व्यायसाय से जौहरी था और शाहजहाँ एवं औरंगजेब के शासनकाल में आया था। एक अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। एक फ्रांसीसी चिकित्सक जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, जिसकी ये मान्यता थी कि भारत में शासक समस्त भूमि का स्वामी है। इस तरीके से आपको जो चारों को चारों से मिलाना है। तो दोस्तों बहुत इजी है वैसे तो ये क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर इनके बारे में जानते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेवर्नियर था ये एक जौहरी था। तो इसने जो है शाहजहाँ और औरंगजेब के समय जो है अपनी जो है भारत यात्रा की थी। तो ये जो है एक जौहरी था। तो इस तरीके से आपको बी का 2 आपको देखना है। तो बी का 2 किस ऑप्शन में दे रखा, या तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा या बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो पेलसार्ट है ये एक डच यात्री था जो जहांगीर के समय आया था। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है।
पेलसाड जो था जहांगीर के समय आया था, तो सी का वन आपको देखना है। तो सी का वन कहाँ पे दे रखा है दोस्तों? सी का वन आपको ए ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ए का तो आपका 4, ए का 4 है। तो फ्रैंको बर्नियर ये दोस्तों जिसने औरंगजेब और शाहजहाँ के जो उत्तराधिकारी थे उसके युद्ध के बारे में जो इन्होंने वर्णन किया है, फ्रैंको बर्नियर ने। बर्नियर और मनुची दोनों के जो है कथन देखने को मिलते हैं जिन्होंने जो उत्तराधिकारी संघर्ष को देखा और उन्होंने उल्लेख भी किया। और बर्नियर जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको दोस्तों अगर विदेशी यात्री अगर पढ़ना है तो बर्नियर को हर हाल में पढ़ना है। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का आपका 2 हो जाएगा। ट्रेवर्नियर जो शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में देखने को मिलता है और ये एक झोरी था। और जो है दोस्तों इसने जो है हीरो के बारे में कई सारे जो है उल्लेख किए हैं। पेलसाड जो है एक डच यात्री, तो सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ये जो रोल्फ फिंच है जो अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में जो भारत आया था, जो फतेहपुर सीकरी जाने वाला पहला जो है अंग्रेज यात्री यही था, रोल्फ फिंच। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है वही प्रशासन से रिलेटेड शब्दावलियाँ दे दी गई है और इधर जो है उनसे संबंधित जो कथन है उनको दे दिया गया है। तो दोस्तों आपको जो है शब्दावलियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर प्रशासन में अगर आपको पढ़ना है तो शब्दावलियों को हर हाल में पढ़ना होगा। तो इधर दे दिया गया है इजारा, हासिल, गल्ला बख्शी और नाबूद। तो हासिल के बारे में तो हमने पढ़ा था दोस्तों, अब यहाँ पे हमको मिलाना किस तरीके से ये आप देख सकते हो। तो नाबूद के बारे में तो हमने अभी क्वेश्चन भी डाला था दोस्तों, जिसके अंदर जो ज़मीन में जो है फसल ख़राब हो जाती है तो उसको नाबूद कहा जाता है, जिसके अंदर जो है बुआई नहीं होती है या फसल ख़राब हो जाती है उसको नाबूद कहा जाता है। तो डी का 3 है, तो डी का 3 सभी में दे रखा है, तो ये तो छोड़ते हैं हम। अब यहाँ से हम इजारा से मिलाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो इजारा से किस तरीके से मिलाएंगे? इजारा जो होती है दोस्तों लगान, मतलब इजारा देना या ठेका देना है, इस तरीके से एक एग्रीमेंट होता है दोस्तों जिसमें इजारा दिया जाता है। कहने का मतलब जब मुग़ल काल के अंदर जब इजारा व्यवस्था लागू की गई थी तो उसके अंदर होता क्या है कि जब ये भूमि होती है, इस भूमि के अंदर आपको जो है लगान उगाना है। तो इस भूमि के अंदर जो आपको अगर कोई इंसान है इसमें जो है 1 लाख रुपये में इसकी लगान को उगाने की बात करता है, दूसरे इंसान 2 लाख रुपये में बात करता है, तो होता क्या दोस्तों इसी को इजारा कहा जाता है। तो जो 2 लाख देता है उसी को जो है लगान वसूली के अधिकार दे दिए जाते हैं और वो जो है यहाँ से अपने हिसाब से किसी भी तरीके से जो है यहाँ से लगान वसूल करके और जो है मुग़ल शासक को यहाँ से पहुँचा दिया जाता था। और जो है उसके पैसे जो भी जो फीस थी उसकी जिस तरीके से उसने बोली लगाई थी उस तरीके का वो अपना जो है पैसा रख के बाकी का पैसा वहाँ आगे पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको ए का 2 ऑप्शन आपको याद रखना है। ए का 2 आपको किस ऑप्शन में दिखा रहा है, या बी में होगा या सी में होगा, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और डी का जो आपका ख़राब क्षेत्र हो ही गया, आपका वह क्षेत्र जहाँ फसल ख़राब हो जाती है। इसके बाद आपको हासिल याद रखना है दोस्तों। तो हासिल क्या है? जो वास्तविक वसूली जो होती है दोस्तों उसको हासिल कहा जाता है। तो हमने हासिल वाली बात जो पहले भी देखी थी। तो मुग़लों के अंतर्गत भूमि लगान की जो वास्तविक वसूली होती है उसे हासिल कहा जाता है। तो बी का 4 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो बी का 4 आपको बी वाले में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इजारा हो गया आपकी ठेकेदारी, और हासिल हो गया आपकी वास्तविक आय, और नाबूद हो गया आपकी फसल ख़राब होने वाली चीज़, और गल्ला बख्शी हो गया दोस्तों लगान निर्धारण की एक प्रणाली होती है जिसके अंदर जो लगान ठेका पर देना, जिसमें जो एक गल्ला बख्शी जो है लगान वसूली का एक तरीका होता है। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद और देख ले दोस्तों, सूफी सन दे दिए गए और कार्य क्षेत्र दे दिया गया है, तो इनको मिलाना है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको जो है आंख बंद करके भी अगर आप लगाओगे तो ये लग जाएगा। तो इधर दे दिया गया शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये सारे जितने भी संत हैं दोस्तों, इसमें शेख मोहिउद्दीन चिश्ती और जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये तो बहुत ज़्यादा काफ़ी फेमस संत है, इनको आपको मिलाना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो अजमेर के अंदर है। तो ए का 4 आपको देखना है। तो ए का 4 आपको सी में भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है। अब डी वाला भी आपको पता होना चाहिए, शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली के अंदर। तो डी का 1 आपको देखना, डी का 1 सब में दे रखा है, तो छोड़ो उसको। शेख बहाउद्दीन जकारिया की जो दरगाह है मुल्तान के अंदर स्थित है, तो इनका जो हमने फ़ोटो भी लगाया था थंबनेल में, तो वो फ़ोटो जो है बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह का ही था।
आपको पता होना चाहिए जो सूफ़ी शब्दावली है, सूफीवाद का जो पार्ट 4 था उसके अंदर हमने जो है इनकी दरगाह का जो है फ़ोटो भी लगाया था, तो वो मुल्तान के अंदर स्थित है। तो बी का 4 आपको किस में दे रखा है दोस्तों? बी का 3 किस में दे रखा है? सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ए का 4 हो गया आपका अजमेर, बहाउद्दीन जकरिया का हो गया मुल्तान, और गंजे शकर का हो गया अजोदन, और जो है निज़ामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको इजी लगा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार जो है एनटीए यूजीसी नेट पूछ लेता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी वही मैच करना है, ऐतिहासिक ग्रंथ दे दिए गए और दूसरी तरफ लेखक दे दिए। तो ये आपको जो है मुगल काल से रिलेटेड जो है साहित्य और उनके लेखक दे दिए गए। शाहजहाँ नामा, नुस्खा दिलकुशा, पातशाह नामा और आलमगीर नामा। इधर दे दिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां, मोहम्मद काजिम और भीमसेन। तो यहाँ पे एक तो शाहजहाँ से रिलेटेड है और औरंगजेब से रिलेटेड जो है साहित्य है। तो आपको सभी को पता है दोस्तों किस तरीके से आपको जो है मैच करना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों पातशाह नामा जो है इसके लेखक जो अब्दुल हमीद लाहौरी है। तो इसको जो है दोस्तों काफ़ी लोगों ने लिखा है। कजवीनी ने लिखा है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, और वारिस ने लिखा, अब्दुल वारिस ने लिखा। तो इस तरीके से 3 लोगों का नाम यहाँ पे पातशाह नामा से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है 3 लोगों में अब्दुल हमीद लाहौरी दे रखा है, तो सी का 1 आपको देखना है। तो सी का 1 किस में दे रखा है दोस्तों? ए वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप किस तरीके से आपको मिलाना है दोस्तों? तो ए का 2 शाहजहाँ नामा जो इनायत खान ने लिखा है। नुस्खा दिल कुशा तो आपको सभी को पता है भीमसेन सक्सेना की पुस्तक है ये। पातशाह नामा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी की है, और आलमगीर नामा जो मोहम्मद कजीवनी की है, मोहम्मद काजिम की है। इस तरीके से आपको याद रखना। मोहम्मद काजिम जो है सरकारी इतिहासकार थे औरंगजेब के समय। इस तरीके से इनको याद रखना। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन है दोस्तों? अब्दुल हमीद लाहौरी जो है जो है ताजमहल जो बना था तो उसके स्थापत्यकार कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी है। और ये जो है शाहजहाँ के समकालीन थे, मतलब शाहजहाँ के दरबारी कवि थे ये, और उनके इस समय के जो है आर्किटेक्चर थे, और जो ताजमहल बना था उसके जो स्थापत्यकार अब्दुल हमीद लाहौरी थे। भीमसेन सक्सेना देख ही लिया आपने, जो है शाहजहाँ के समकालीन थे, और मोहम्मद काजिम भी जो थे ये शाहजहाँ के समकालीन थे, उसके औरंगजेब के समकालीन थे मोहम्मद काजिम। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे भी आपको मैच करना है किस तरीके से यात्री दे दिया गया है, और दूसरा कौन किसके साल शासनकाल से संबंधित है। तो एक तरफ रोल्फ फिंच है, दूसरा है बर्नियर, तीसरा है सीदी अली रईस, और चौथा है थॉमस रो। तो आपको अगर कुछ भी याद नहीं है तो थॉमस रो से आप मिला सकते हो। तो थॉमस रो जो है जहांगीर के समय आया था, 1615 के अंदर जो है भारत के अंदर आया था। तो 1615 के अंदर थॉमस रो आया था, तो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर, डी का आपको 3 मिलाना है। तो डी का 3 आपको बस एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो ए का 2 आपका रोल्फ फिंच जो है अकबर के दरबार में आया था। तो ये जो है अकबर के दरबार में जो फतेहपुर सिकरी आने वाला पहला अंग्रेज़ था। बर्नियर जो था वो औरंगजेब से संबंधित है, अभी हमने देखा था। सीदी अली रईस जो है हुमायूं से संबंधित, और थॉमस रो जो है जहांगीर से संबंधित है। तो ए का 3, ए का 2, और बी का 4, सी का 1 और डी का 3। इस तरीके से आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मैच करने वाला क्वेश्चन दे दिया गया है। मैच करना आपको किस तरीके से दोस्तों, ये तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। इसमें आपको जो है पहले राइट आंसर को आपको जिसमें भी आप श्योर हो उसको आपको मिलाना है, फिर उसी के बाद आपको जो है ऑप्शन देखना है। तो किला राय पिथौरा, किलो खड़ी, होजे खास, तुगलकाबाद और आदिलाबाद और जहाँपनाह। तो इस तरीके से आपको याद रखना है किस तरीके से आपको मिलाना है। अब ये देख लेते हैं। तो किला राय पिथौरा जो दोस्तों इल्तुतमिश के समय से संबंधित है। तो इल्तुतमिश कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी में जो है ये जो 2 नंबर का ऑप्शन जो आ रहा है, इल्तुतमिश की दिल्ली का केंद्र जो था 14वीं शताब्दी में दिल्ली एक कुना पुरानी दिल्ली के नाम से जाना था किला राय पिथौरा। तो किला राय पिथौरा पहले जाना जाता था, पर इल्तुतमिश ने जो है इसको दिल्ली ए कुना के नाम से स्थापित किया था। तो ए का 2 आपको मिलाना। तो ए का 2 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? या तो 2 में है और 3 में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे। किलो खेरी महल, तो किलो खेरी महल जो है आपको केकूबाद से समय से जो है संबंधित है, और केकूबाद के बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो बी का 1, तो बी का 1 भी उन दोनों में दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको देखना है होजे खास और तुगलकाबाद। तो होजे खास का निर्माण जो तुगलकाबाद के अंदर करवाया है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। तो सी का 3। अब सी का 3 आपको किस में दे रखा है दोस्तों?
सी का 3 आपका जो है आपको 3 नंबर के ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो आपका जो है 3 नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद आदिलाबाद जो है आदिलाबाद और जहाँपनाह नगर जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। आदिलाबाद का किला और जहाँपनाह नगर का इस जो निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो किला राय पिथौरा इल्तुतमिश, किलो खड़ी महल जलालुद्दीन खिलजी, इसके बाद होजे खास अलाउद्दीन खिलजी, और आदिलाबाद और जहाँपनाह नगर आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस तरीके से हमने जो है सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से आपने अगर कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और इसी तरह की आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप जो हमारे चैनल पे बिल्कुल बने रहे। और कई सारे वीडियो जो हमारे चैनल पे डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इसी का पार्ट 1 भी डला हुआ है हमारी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स करके बताएं। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिनको हम जो है आपके कमेंट्स के माध्यम से आपको जो सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपसे वीडियो के माध्यम से हमने पूछने की कोशिश की है, उनके आंसर आपको ज़रूर करना है। क्योंकि कई सारे लोग वीडियो तो देखते हैं मगर आंसर नहीं करते हैं दोस्तों, आपको हर हाल में आंसर करना है। तो इसी तरीके की आने वाली वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इतिहास का किला नाम से आप वहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे इतिहास से रिलेटेड कई सारे कंटेंट आपको लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको क्यूज़ और पोल्स और कई सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।